समास क्या है? तो समास शब्द निर्माण के अनेक माध्यमों में से एक माध्यम है। इसके पहले वाले क्लास में हम बताए थे आपको कि शब्द निर्माण के 4 प्रमुख माध्यम हैं: संधि, समास, शब्दांश और यौगिक। तो समास शब्द निर्माण के अनेक माध्यमों में से एक माध्यम है। भाषा में समास की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका कारण यह है कि मनुष्य की समय लाघव एवं प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति के कारण भाषा में समास का प्रादुर्भाव हुआ। समय लाघव और प्रयत्न लाघव क्या है? तो मनुष्य कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक काम करना चाहता है। तो भाषा में कम से कम मेहनत में, कम से कम समय में अधिक बोल लेने की प्रवृत्ति के कारण भाषा में समास का प्रादुर्भाव हुआ। संधि और समास ये दोनों शब्द निर्माण के प्रमुख माध्यम हैं और दोनों में तनिक अंतर है। संधि का अर्थ होता है मेल, जबकि समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना। संधि वर्णों में होती है जबकि समास पदों में होता है। संधि में वर्णों में मेल होता है और समास में पदों में मेल होता है। संधि में मेल के क्रम में विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में पदों के मेल के क्रम में विभक्तियां, संयोजक पद या कुछ अन्य पद लुप्त हो जाते हैं। संधि मुख्यतः तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास मुख्य रूप से सभी प्रकार के शब्दों में होता है। तत्सम शब्द हो, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज सभी प्रकार के शब्दों में समासपद होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधि की तुलना में समास का क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है। संधि और समास के अंतर के क्रम में हम संधि और समास की कुछ विशेषताओं की चर्चा की। अंतर के क्रम में इन विशेषताओं के आधार पर हम समास को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्ति, संयोजक पद व कुछ अन्य पदों को छोड़कर एक हो जाते हैं, समास कहलाते हैं। जैसे राजभवन, राजभवन विग्रह है राजा का भवन, राजभवन राजा का भवन। इसमें का लोप हो गया और इससे बन गया शब्द राजभवन, राजभवन। ये राजभवन समास पद हो गया। तो समास के 4 प्रमुख भेद हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। संस्कृत में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, यानी जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, इसमें कन्या प्रधान है। राजभवन, राजभवन इसमें भवन प्रधान है, राजा का भवन, ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को कारकीय विभक्तियों के आधार पर, कारकीय विभक्तियों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में कर्मकारकी विभक्ति को का लोप होता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे जन प्रिय, जन को प्रिय, जनता को प्रिय, इसमें करण का लोप है। तुलसी की, तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान में, संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कर्म की विभक्ति का लोप होता है। जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, विद्या के लिए आलय, तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति है। अपदान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है। जैसे भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ, तो इससे विभक्ति का लोप हुआ, यानी ये प्रधान तत्पुरुष हो गया। संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक विभक्ति काव्य की का लोप होता है। जैसे क्षमादान, क्षमा का दान। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारकीय पद, अधिकरण कारकीय विभक्ति में और पर का लोप होता है। जैसे पराश्रित, दूसरे पराश्रित, पर पराश्रित, पर का लोप है इसमें। तो इस प्रकार कारकीय विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 वर्गों में बांटा गया है। इसी प्रकार शब्द के रूप के आधार पर
शब्द के रूप के आधार पर तत्पुरुष समास को दो वर्ग में बांटा गया है, कर्मधारय और द्वंद्व। कर्मधारय और द्वंद्व। देखिए अब एक तत्पुरुष समास में ये राजा की कन्या, तो राजा और कन्या ये दोनों पद संज्ञा है। कर्मधारय समास में शरण कमल, नरसिंह, तो शरण शरीर के एक अंग विशेष का नाम है, ये भी संज्ञा है, और कमल एक फूल का नाम है, ये संज्ञा है। नरसिंह नर और सिंह, नर मनुष्य को कहते हैं और सिंह एक जंगली जानवर है, तो ये भी संज्ञा है। तो जैसे कर्मधारय से यहाँ कर्मधारय समास का दोनों पद संज्ञा है, इसी तरह तत्पुरुष समास का दोनों पद संज्ञा है। द्वंद्व समास माता और पिता ये दोनों पद संज्ञा है, इसमें भी दोनों पद संज्ञा है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्मधारय समास और द्वंद्व समास जो है तत्पुरुष का भेद है, और कुछ विद्वान इसे समास के स्वतंत्र भेद के रूप में मानते हैं। तो कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समस्त पद जो समस्त पद विशेषण विशेष पदक्रम के रूप में बंधा होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकमल, नीलकमल नीला है जो कमल, इसमें नील यानी नीला ये विशेषण है और कमल संज्ञा है। इसमें चरण कमल, इसमें दोनों पर संज्ञा है, लेकिन ये जो है काम करता है विशेषण का। ये इस संज्ञा इस संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ऐसे जब पदक्रम होते हैं उसको उपमान उपमेय कहते हैं। यानी कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जो समस्त पद विशेषण विशेष या उपमान उपमेय पदक्रम के रूप में बंधा होता है कर्मधारय समास कहलाता है। उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं? तो जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चरण की उपमा दी जा रही है किससे, कमल से, तो चरण उपमेय हो गया। और चरण से किसकी उपमा चरण की उपमा किससे दी जा रही है, तो कमल से, तो यह कमल उपमान हो गया। यानी जिससे उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान हो गया, जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय हो गया। तो कर्मधारय समास की परिभाषा एक बार पूरा सुन लीजिए कि जो समस्त पद विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय पदक्रम के रूप में बंधा होता है कर्मधारय समास कहलाता है। विशेष क्या है, तो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसको विशेष कहते हैं। तो ये विशेषण ये है, किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, तो ये कमल विशेष हो गई। इस प्रकार दूसरा कहते हैं द्वंद्व। तो जो समस्त पद किसी संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। और यहाँ पर और के स्थान पर कोई भी संयोजक अव्यय हो सकता है, जैसे माता और पिता, और के स्थान पर एवं भी हो सकता है, तथा भी हो सकता है, च भी हो सकता है। यानी माता च पिता, माता एवं पिता, माता और पिता, माता तथा पिता, कोई भी संयोजक अव्यय हो सकता है। जिस समस्त पद में संयोजक अव्यय का लोप होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। या जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और उसमें किसी संयोजक अव्यय का लोप हो उसे हम द्वंद्व समास करते हैं। समास का दूसरा भेद है अव्ययी भाव समास। अव्यय ये नाम से स्पष्ट है कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो या जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय वह शब्द है जिसमें किसी भी तरह का कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिमा, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार,
तो इसमें पहला पद जो है यथा, ये अव्यय है, ये अव्ययी भाव समास है। कभी कभी हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में अव्यय के स्थान पर किसी शब्दांश का यानी किसी उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। जैसे आजन, यहां आ जो है ये आ उपसर्ग है, ये भी अव्ययी भाव समास। बीचों बीच, भर पेट, बीचों बीच, भर पेट, ये सब जो है अव्ययी भाव समास। बीच ही बीच में, हाथों हाथ, यानी संज्ञा का प्रयोग वहां अव्यय के रूप में किया गया, हाथों हाथ, तो ये अव्ययी भाव समास है। समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। जिस समास पर का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह, तो ये शत का अर्थ होता है 100, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह, इसी तरह त्रिलोकी, 3 लोगों का स्वामी, तो ये त्रि सत ये जो है संख्यावाचक विशेषण है और ये द्विगु समास है। जिस समास का अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास पर का न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई बाहरी पद प्रधान हो जाता है, कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे वीणा पानी, इसमें न तो वीणा प्रधान है न पानी प्रधान है। वीणा एक वाद्य यंत्र का नाम है, पानी एक शरीर के एक अंग विशेष का नाम है, पानी मतलब भुजा। तो इसमें से इन दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये सब जो है इसका विग्रह करेंगे तो वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती, तो ये इसका क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द है। ये यूं कहें कि जितने योगरूढ़ शब्द होते हैं वे करीब करीब बहुव्रीहि समास होते हैं। वीणा पानी, दशानन, 10 है आनंद जिसको, अर्थात रावण, तो ये बहुव्रीहि समास पद है। तो आज की क्लास में बस इतना है, मतलब 10 में